हेलो फ्रेंड्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसने इस विश्व को लिबरल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जैसे अनेकों सिद्धांत दिए, जिसके ऊपर चलकर इस विश्व ने अभूतपूर्व इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया पिछले 3-4 दशकों में। आज वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों एकला चलो की नीति पे चल पड़ा है, इस चीज को समझने के लिए हमें जरूरी है ये समझना कि अमेरिका का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और आर्थिक इतिहास क्या रहा है। इसी कड़ी में मैंने कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो बनाया था जिसने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश और उसके बाद में फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का अमेरिका में इलेक्शन जीतना और उनके द्वारा न्यू डील के सिद्धांत को देश के सामने रखना, जिसके द्वारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट सामने आया। और उस वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जहां पर स्टेट जो है वो टाइम टू टाइम इंटरवेंशन करता आया, जब कभी भी राष्ट्र के ऊपर में आर्थिक मजबूरियां या आर्थिक मुसीबतें आई, उस टाइम पे स्टेट कैसे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम इन्फ्लेशन और एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करे, वैसी कंडीशन को जो है स्टेट के इंटरवेंशन से कैसे लाया जाए, ये सिद्धांत कैसे फैला, कैसे इस सिद्धांत के द्वारा 40 साल तक अमेरिका में शासन चला, इस चीज को मैंने समझाया था। दोस्तों 1968 में 1968 तक के इतिहास को मैं बता चुका हूं। उसके आगे का सफर जो है वो इस अध्याय में, इस वीडियो में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 1968 में लिंडन बी जॉनसन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ग्रेट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां गन एंड बटर की बात की थी उन्होंने कि वियतनाम वॉर में जो यंगस्टर्स जा रहे हैं उनको गन भी दिया जाए और जो कमजोर लोग हैं या ये वॉर वेटरन्स वापस आ रहे हैं तो इनके खाने पीने की भी व्यवस्था रहे, एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसी गन एंड बटर की पॉलिसी जो है उसका प्रचार प्रसार किया। और उस पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। वेलफेयर स्टेट के मैकेनिज्म में जनता ने देखा, वहां के एकेडमिशियंस ने देखा, इकोनॉमिस्ट ने देखा कि सरकार का जो वित्तीय घाटा है वो बढ़ता चला जा रहा है और सरकार का साइज जो है वो भी काफी बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे आमतौर पे होता है कि यदि सरकार किसी विचार को बहुत ही सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है तो उसी के काउंटर में दूसरे विचार जो है उनका प्रस्फुटन होता है। और इसी दौर में जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के खिलाफ एक सिद्धांत आया कि मार्केट जो है वो हमेशा सही रहता है और फ्री मार्केट जो है वो कभी भी वेलफेयर स्टेट से ज्यादा अच्छे से काम करता है। इसकी एफिशिएंसी जो है फ्री मार्केट की, ये कभी भी गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, इसको लाने में मेन इकोनॉमिस्ट जो थे वो फ्रेडरिक हेयाग थे और उनके साथ में दूसरे इकोनॉमिस्ट जो जुड़े उनसे, जैसे मिल्टन फ्राइडमैन जिन्होंने मॉनेटरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और बहुत सारे जॉर्ज बेकर, काफी सारे जो मॉनेटरिज्म पे जो विश्वास रखते थे, इकोनॉमिक सिद्धांत पे, वैसे लोग जो हैं उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और फ्री मार्केट इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया, इसको बढ़ाने का काम किया। और रिचर्ड बी निक्सन ने इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा और 1968 के इलेक्शन में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से अपनी दावेदारी ठोकी। रिचर्ड निक्सन के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के अलावा ये एकमेव ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 5 बार प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ये वाइट डेविड आइजनहावर जो 1953 से 1961 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं रिचर्ड निक्सन। उसके अलावा 1960 में इन्होंने जॉन एफ कैनेडी के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था, पर वो हार गए थे, कैनेडी जीत गए थे, कैनेडी राष्ट्रपति बने। और उसके अलावा फिर ये 2 बार इलेक्शन लड़े, एक बार 1968 में और एक बार 1972 में। 1968 में इन्होंने हर्बर्ट हम्फ्री जो लिंडन बी जॉनसन के वाइस प्रेसिडेंट थे उनको हराया, और 1972 में इन्होंने जॉर्ज मैकगोवन को हराया। वो तो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, मतलब
आज तक के अमेरिका के पॉलिटिकल हिस्ट्री में सिर्फ एक बार रोनाल्ड रेगन जो 1984 के इलेक्शन में जीते थे, उसके बाद में ये सबसे बड़ी जो जीत हासिल हुई है वो आपके रिचर्ड निक्सन ने जो जॉर्ज मैगोवन को हराया था वो जीत थी। तो खैर ये थोड़ा विषय से भटक गए, पॉलिटिकल हिस्ट्री में बताने लग गए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वेलफेयर स्टेट का, इसके अगेंस्ट में फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट पे रिचर्ड निक्सन ने इलेक्शन लड़ा और ह्यूबर्ट हम्फ्री को हराया। दोस्तों 1970s का जब हम युग याद करते हैं तो ये युग जो है ये द्योतक है स्टैगफ्लेशन का। आप पूछेंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट है, वो बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, परंतु इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो बढ़ रहा है। तो 1970 का जो दशक रहा ये स्टैगफ्लेशन का द्योतक रहा, जहां पर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट रही, विकास दर जो है बहुत ही कम देखी गई, ना के बराबर, और जहां पर बेरोजगारी जो है वो सुरसा की मुंह की तरह जो है फैलता चला गया। काफी ज्यादा बेरोजगारी जो है वो इस दौर में बढ़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्टैगफ्लेशन आया क्यों? स्टैगफ्लेशन आने का मेन कारण ये था कि जो एनर्जी प्राइसेस थी वो वर्ल्ड ओवर काफी तेजी से ऊपर बढ़ी। गल्फ स्टेट्स जो थे इन्होंने एक एक करके 1967 के अरब इजराइल वॉर के बाद में अपने जो ऑयल के जो उनके संसाधन थे इनका नेशनलाइजेशन शुरू किया, क्योंकि इन कुओं को पहले ऑपरेट करती थी अमेरिकन कंपनीज। इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिसमें एक्सोन था, मोबिल था, शेवरॉन था, कई सारी कंपनीज, टेक्साको था। ये बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ऑयल की कंपनीज जो थी वो ऑयल निकालती थी। परंतु अमेरिका ने 1967 के वॉर में इजराइल का साथ दिया। अरब कंट्रीज ने जहां रशिया से वॉर प्लेन्स खरीदे, आर्म्स खरीदे, वहीं पे इजराइल ने अमेरिका से अस्त्र और शस्त्र खरीदे। और हमने देखा कि उस वॉर में इजराइल ने अकेले ने बहुत बुरी तरीके से मात दिया सीरिया, इजिप्ट, ये जो अरब नेशंस का जो कोलिशन बना था उसको। तो इससे चिढ़ के सारे अरब नेशंस ने अपने कुओं के संसाधनों का नेशनलाइजेशन शुरू किया। और उसके बाद में 1973 का जब वॉर हुआ तो 1973 का यम किपुर वॉर में फिर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, और उसके कारण इन गल्फ नेशंस ने डिसाइड किया कि अब हम अमेरिका को तेल ही नहीं बेचेंगे। तो 1973 में एक ही साल में 4 गुना तेल के प्राइसेस जो है ऊपर चले गए, ऊपर बढ़ गए। उसके अलावा वियतनाम में वॉर हो रहा था। वियतनाम में वॉर होने के कारण जो है काफी ज्यादा पैसे अमेरिका का जो है वो वॉर स्पेंडिंग में खर्च हो रहा था। तो रिचर्ड बी निक्सन इसी कॉन्सेप्ट पे आए थे कि मैं जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मैं कम करूंगा। और ये बात सही है कि रिचर्ड निक्सन ने फिस्कल डेफिसिट कम करने में काफी बड़ा एक प्रयास करते हुए वियतनाम वॉर में से अपने सैनिकों को वियतनाम से हटाना धीरे धीरे शुरू किया, वियतनाम और कंबोडिया से हटाना शुरू किया। दूसरी तरफ जो ये इनके फिस्कल जो स्ट्रेन हो रहे थे, जो इनके बजट के ऊपर में प्रेशर आ रहा था वॉर के कारण, उसके कारण बहुत सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने कहना शुरू किया कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे। दोस्तों 1945 में जब ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ तो उसमें एक ये सिद्धांत रखा गया कि $35 पर आउंस गोल्ड मिलेगा। मेरे ख्याल से एक आउंस शायद 30 ग्राम के आसपास होता है, आप चेक कर लेना। तो पर आउंस गोल्ड का जो दाम रहेगा वो $35 रहेगा। ठीक है, ये ब्रेटन वुड में डिसाइड हुआ। तो डॉलर को पेग किया गया गोल्ड से, और डॉलर और बाकी जितनी भी वर्ल्ड की करेंसीज थी, पाउंड हो गया, येन हो गया, बाकी जितनी भी दुत्शे मार्क हो गया, जर्मनी की जो करेंसी थी, फ्रैंक हो गया, ये सारी करेंसीज जो थी ये पेग थी डॉलर से। इसका अर्थ ये हुआ कि गोल्ड की एक स्टेबल प्राइस थी $35 पर ऑन्स, उसके बराबर डॉलर को रखा गया, और उस डॉलर के मुकाबले जो है दूसरी इंटरनेशनल करेंसीज जो थी वो ट्रेड होती थी। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अब भाई उस फिस्कल डेफिसिट को आप पूरा कैसे करोगे? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है
कि आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो आप जब रुपया खर्चा कर रहे हो और आमदनी 98 है, तो ये जो बाकी बची 98 है, इसकी भरपाई कैसे करोगे? तो ये नोट छाप की होती थी। तो सिस्टम में जब फेडरल रिजर्व जो इनका सेंट्रल बैंक है, इसने नोट डालने शुरू किए, जब ट्रेजरी बॉन्ड्स अमेरिकन गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बॉन्ड्स के द्वारा पैसा उठाना शुरू किया, तो डॉलर की जो वैल्यू है ये दूसरी करेंसीज के मुकाबले नीचे घटनी शुरू हुई। तो फ्रांस हो गया, चार्ल्स डिगाउल हो गए, इन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम तो अब डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हमको आप गोल्ड में ट्रेड कीजिए। तो रिचर्ड बी निक्सन ने ऐतिहासिक फैसला लिया और उस फैसले का असर आज तक पड़ रहा है। रिचर्ड निक्सन ने डिसाइड किया कि अब से जो है वो डॉलर गोल्ड के मुकाबले पेग नहीं रहेगा, $35 पर आउंस पे गोल्ड नहीं रहेगा, और डॉलर जो है फ्री फ्लोट करेगा। तो डॉलर एक फिएट करेंसी होगी, जैसे बाकी दूसरी करेंसीज थी। बाकी दूसरी करेंसीज जैसे फ्री फ्लोट करती थी, वो फिक्स्ड नहीं थी, वैसे डॉलर भी जो है वो फ्री फ्लोट होने लगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि सेंट्रल बैंक्स ने फिर उसके बाद में फेडरल रिजर्व ने इनके काफी नोट्स छापे। उस नोट्स के कारण जो है इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ। और यही मैं मॉनेटरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। जो मिल्टन फ्राइडमैन थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को आप कंट्रोल कर सकते हो, स्टेबल रख सकते हो मनी फ्लो द्वारा, कि आप किसी भी इकोनॉमी में कितने मनी को डाल रहे हो, उसके द्वारा आप जो है उस इकोनॉमी को स्टेबल अनस्टेबल बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल रखा जाए? तो यदि मान लीजिए किसी सिस्टम को ज्यादा पैसे की जरूरत है, किसी इकोनॉमी को ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो वहां इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, ताकि कम इंटरेस्ट रेट होने पे बाकी जो औद्योगिक घराने हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो पैसा लेंगे और ज्यादा फैक्ट्रीज खोलेंगे, उससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और महंगाई जो है उस पर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में रहेंगे। वैसे जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो सेंट्रल बैंक जो है वो सिस्टम से जो है वो पैसे को खींचेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। तो ये इंटरेस्ट रेट घटा के या बढ़ा के जो है आप सिस्टम के अंदर में कितना मनी जाएगा इसको कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे सारे बैंक्स जो रहते हैं, कमर्शियल बैंक्स, ये एक अपना सर्टेन डिपॉजिट का पोर्शन जो है वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखते हैं। इसको इंडिया में कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी घटा के या बढ़ा के जो है आप सिस्टम के अंदर में मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री। तो ये मॉनेटरिज्म का बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया। ये कॉन्सेप्ट जो इसके पहले चला आ रहा था, केन्स का कॉन्सेप्ट, जिसके द्वारा पिछले 30-40 सालों से पूरे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस में चाहे कोई भी पार्टी आए वो शासन चला रही थी, जहां पे गवर्नमेंट काफी बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहा था, और जब भी जरूरत पड़ती थी तो ये बिग ब्रदर जो है वो सिस्टम के अंदर में इंटरवेंशन करता था। परंतु लोग जो हैं बढ़ती हुई महंगाई के कारण उनको ऐसा लगा कि ये सरकार जो है यही हर तरीके की विपत्ति का मेन मूल कारण है। ये सारी विपत्तियों का जड़ जो है वो बड़ी सरकार है। सरकार चूंकि बड़ी है इसलिए वित्तीय घाटे भी बड़े हो रहे हैं। तो लोगों ने बोला कि नहीं, अब हमें बड़ी सरकार की जरूरत नहीं है, अब हमको फ्री मार्केट की जरूरत है। और रिपब्लिकन पार्टी ने और रिचर्ड निक्सन ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से ग्रास्प किया और इस पे इलेक्शन लड़े। 1968 में लड़े और 72 में लड़े। दोनों टाइम उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। परंतु जब उनको ये विक्ट्री मिल रही थी, उसी तरफ फॉरेन पॉलिसी की तरफ भी अमेरिका ने ध्यान दिया। और आज जो वॉर चल रहा है, आप लोग बोलोगे कि भाई ये ट्रंप के युग की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें हम अमेरिका के पॉलिटिकल इतिहास को क्यों जानना चाह रहे हैं? आज जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसका जेनेसिस जो है, इसकी जड़ें जो है, ये अतीत में है। 1972 में रिचर्ड निक्सन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बने जिन्होंने चाइना का दौरा किया। हेनरी किसिंगर विदेश मंत्री थे, वहां तो सेक्रेटरी कहा जाता है, वो उन्होंने पहल की और रिचर्ड निक्सन को वो लेके आए। रिचर्ड निक्सन ने चाइना के सामने अपना हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चाइना को ये कहा
कि हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपकी कंट्री में फैक्ट्रीज भी खोलेंगे ताकि आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बस आपकी शर्त, हमारी शर्त बस ये है कि आप जो है रशिया से अपनी एक दूरी बनाइए। तो माओ जेडोंग उस टाइम में ऑलरेडी जो है काफी सारे घरेलू उसमें लेवल्स पे उनका फेलियर रहा था। इस पे मैं एक अलग कभी एपिसोड बनाऊंगा, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो गया, कल्चरल रिवोल्यूशन हो गया, इसमें लाखों लोग जो है मारे जा चुके थे और चाइना की इकोनॉमी जो है वो रसातल की तरफ चली गई थी। और वैसे ही चाइना और रशिया के बीच में मनमुटाव चल रहा था सीमाओं को लेकर। तो चाइना ने इस रिचर्ड निक्सन के दोस्ती का जो पैगाम रिचर्ड निक्सन ने दिया उसको दोनों हाथ से समेटा और यहीं से अमेरिका की एंट्री जो है वो चाइना में हुई। अमेरिका की एंट्री चाइना में हुई। अमेरिका ने धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्रीज जो है वो चाइना में खोलनी शुरू की, पर बहुत छोटे लेवल पे, कोई बहुत बड़े लेवल पे एकदम में स्टार्टिंग में ये लोग नहीं आए थे। इन्होंने बस ये बोला था कि आप रशिया से दूरी बनाइए, बाकी हम आपका ख्याल रखेंगे। तो चाइना उस दिशा में जो पहली पहल हुई थी अमेरिका और चाइना के बीच में दोस्ती की, वो रिचर्ड निक्सन के ही दौर में हुई। तो रिचर्ड निक्सन के दौर में 3 अहम चीजें हुई। पहला, फ्री मार्केट की तरफ अमेरिका बढ़ चला। वेलफेयर स्टेट का जो सिद्धांत था, जिसने सोशल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था, जो 3-4 दशकों तक अमेरिका में और पूरे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस में फैला, उस पर थोड़ा कंट्रोल लगा और फ्री मार्केट की तरफ ये बढ़े। दूसरा, इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड से अमेरिका को आजादी दिलाई। डॉलर को जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड से इन्होंने दूर रखा। जहां तक मुझे याद आ रहा है, 15 अगस्त 1971 जब हम अपना आजादी का दिन मना रहे थे भारत में, शायद उसी दिन जो है 15 अगस्त 1971 के दिन ही जो है रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग किया। और तीसरा बड़ा जो इन्होंने काम किया था वो विदेश नीति पे था कि चाइना के साथ में ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और अमेरिका और चाइना आपस में क्लोज आए थे। पर जब ये सब हो रहा था उसी टाइम में इनसे एक बड़ी गलती होगी, वाटरगेट स्कैंडल आप सभी को पता है, उस पे मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। परंतु वाटरगेट स्कैंडल होने के कारण जो है रिचर्ड निक्सन को बहुत तकलीफ है और बाद में इम्पीचमेंट के डर से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। और रिचर्ड निक्सन की जो उस टाइम में टीम थी दोस्तों, वो टीम ने, मतलब रिचर्ड निक्सन ने ऐसे लोगों को मौका दिया जो बाद में आगे चल के रिपब्लिकन पार्टीज के बहुत बड़े बड़े नेता बने, जैसे जॉर्ज सीनियर जो थे, जॉर्ज H.W. बुश, उनको उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का एम्बेसडर बनाया। ऐसी जो ये थे आपके रॉबर्ट डोल, जो 1996 में इलेक्शन लड़े थे बिल क्लिंटन के अगेंस्ट में रिपब्लिकन पार्टी से, उनको भी पहला मौका जो है वो रिचर्ड निक्सन ने ही दिया। जो आपके फोर्ड जो थे, जो रिचर्ड निक्सन ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद जो राष्ट्रपति बने, उनको भी जो है वो मतलब रिचर्ड निक्सन के ही कारण मौका मिला। हालांकि वो बाद में जिमी कार्टर से इलेक्शन हार गए थे 1976 में, परंतु रिचर्ड निक्सन के कारण ही उनको मौका मिला। और भी ऐसे बहुत लीडर्स थे, डोनाल्ड रम्सफील्ड हो गए, वो नाटो में अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव बने थे, रिचर्ड निक्सन ने ही बनाया था। तो रिचर्ड निक्सन ने नींव रखी थी आगे के 3 दशकों में, 4 दशकों में, जो 1970 से लेके 2007-8 तक अमेरिका में बड़े रिपब्लिकन लीडर्स हुए। ये लीडर्स जो हैं ये रिचर्ड निक्सन की ही देन थे। वाटरगेट स्कैंडल हुआ, वाटरगेट स्कैंडल में रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। तो 1970s का जो दौर हुआ, ये दौर हमेशा याद रखा जाएगा स्टैगफ्लेशन के कारण। स्टैगफ्लेशन के केंद्र में जो था वो था अरब इजराइल वॉर। अरब इजराइल वॉर में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया क्योंकि अमेरिका में यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड जो हुआ करते थे वो सारे यहूदी हुआ करते थे, मतलब ज्यू धर्म को मानने वाले। तो अमेरिका एक के अंदर में ज्यू लॉबी बहुत स्ट्रांग है। तो ये लॉबी के इन्फ्लुएंस में आके अमेरिका ने हमेशा से इजराइल को ही साथ दिया। यहाँ तक कि पीटी पीटरसन, जिनके नाम पे पीटरसन इंस्टीट्यूट है, जो थिंक टैंक है बहुत बड़ा अमेरिका का, वो भी रिचर्ड निक्सन के कॉमर्स सेक्रेटरी हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1973-74 में। और बाद में लेहमन ब्रदर्स की सीईओ बने थे।
और इन्होंने ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी, आपने सुना होगा, जो आज की डेट में बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करती है, ब्लैकस्टोन के एक को फाउंडर थे। तो कहने का अर्थ ये है कि यहूदी लोग जो हैं, पीटी पीटरसन टाइप, ये लोग जो हैं, इनका बहुत बड़ा से था, इन्फ्लुएंस था रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर में भी, जिसके कारण जो है अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ में हमें खड़ा हुआ नजर आया। परंतु रिपब्लिकन्स ने बहुत ही समझदारी से 1968 में ये पेश किया कि भाई ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वेलफेयर स्टेट जो है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत ही ज्यादा न्यू डील का जो सिद्धांत है, आज की डेट में इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने बड़े वेलफेयर स्टेट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे पूरा का पूरा देश जो था अमेरिका का, वो जूझ रहा था ब्लैक और व्हाइट के संघर्ष में। 1968 के साल में दो बड़े लीडर मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। तो वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनली जो है बड़ा ही मतलब ज्वालामुखी के केंद्र में बैठा हुआ था अमेरिका, ऐसा लग रहा था। स्पेस वॉर में ये एक तरीके से रशिया से पिछड़ गया था। रशिया ऑलरेडी यूरी गागरिन को स्पेस में उतार चुका था। 1969 में रिचर्ड निक्सन की टाइम में जो है पहली बार नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहुंचे वहां पर, मून पे मून लैंडिंग हुई और एक तरीके का स्पेस वॉर जो है वो रशिया और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ। तो 1970s जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे काफी सारे अपहीवल्स लेके आया, स्टैगफ्लेशन को लेके आया, हायर अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आया, हायर एनर्जी प्राइसेस को लेके आया, लो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आया। तो ये सारे कारणों से, और फिर वाटरगेट स्कैंडल को लेके आया जिसने डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। इन कारणों से 1970s जो था वो बहुत ही ज्यादा उथल पुथल का साल था। और ये उथल पुथल के साल में देखिए क्या होता है, जब बहुत ज्यादा उथल पुथल होता है या स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है, तो इसमें जो सबसे बड़ा मार जो झेलते हैं वो झेलते हैं कमजोर लोग। तो मेन और वुमेन, इन दोनों जेंडर्स में ये देखिए, यदि देखें तो माना जाता है कि वुमेन जो है वो एक कमजोर जेंडर है। इसी तरीके से जब अमेरिका में काले और गोरे देखे गए तो बोला गया कि गोरे सदियों से जो है बुरी स्थिति में रहे हैं, तो हमने देखा कि वो एक कमजोर जेंडर के रूप में है। तो ये जो कमजोर रेस के रूप में है, तो ये जो कमजोर लोग थे, ये 1970s में जब आर्थिक और राजनीतिक बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ी, अपीवल बढ़ा, तो ये लोगों ने अपने संघर्ष को बढ़ाया। और इसलिए आपको 1970s के साहित्य यदि आप देखो तो उसमें फेमिनिज्म का बहुत ज्यादा पुट मिलेगा। आपको नजर आएगा कि टॉनी मॉरिसन जैसे जो हैं लेखक एकदम से बहुत ज्यादा उभरे, साइंस फिक्शन उभरा। तो रिलीजन और साइंस में ऐसा माना जाता था कि रिलीजन का हमेशा अपर हैंड है। तो जो भी कमजोर लोग थे, फेमिनिज्म हुआ या रेस में ब्लैक की बातें हुई, ठीक है, या फिर साइंस हुआ, इनके ऊपर में काफी साहित्य लिखा गया, क्योंकि ये एक तरीके से ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट को अंगूठा दिखाने वाली बात थी। हिप्पी कल्चर मैंने पहले ही बताया था कि 1960s में हिप्पी कल्चर जो है वो बहुत फैला था। बीट मूवमेंट से इसका प्रस्फुटन हुआ था। एन रैंड व्यक्तित्ववाद की बात कर रही थी, इंडिविजुअलिज्म की बात कर रही थी। तो जो 1950s और 60s में हमको जहां इंडिविजुअलिज्म हावी होता हुआ दिखा, जहां हमें बीट मूवमेंट नजर आया, जहां हमें नजर आया हिप्पी कल्चर बढ़ता हुआ, वहीं 1970s में हमको फेमिनिज्म साहित्य में नजर आया। हमको नजर आया कि किस तरीके से ब्लैक लोगों के संघर्षों की कहानियों को जो है उसको दिखाया जा रहा है। काफी सारे साइंस फिक्शन हमको नजर आए और हमको अलग अलग तरीके के फैशन फैड्स नजर आए। बेल बॉटम पैंट्स, बड़े बड़े गॉगल्स, कान तक के बाल, यानी ये सब जो है ये एक तरीके से हिप्पी कल्चर का ही आगे का भाग था जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के भाव जो हैं ये 1970s में और स्ट्रांग हुए बिकॉज ऑफ स्टैगफ्लेशन, जिसने दबी कुचली जनता के बीच में और ज्यादा क्रोध को जो है वो बढ़ावा दिया। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए मैं इसको यही विराम देना चाहूंगा और अगले एपिसोड में हम अमेरिका के पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझते हुए रोनाल्ड रेगन के युग के बारे में बात करेंगे। आई होप यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे
और इस चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट।